बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस स्क्वाड के हवाले से कि जिसको पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब ने अनाउंस किया, और साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल को भी आज हम डिस्कस करेंगे क्या वजह है कि पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पा रही। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। टीम की सिलेक्शन में बाबर आजम के साथ मुकम्मल मुशावरत की है। कप्तानी के हवाले से कभी कोई बहस नहीं हुई, मीडिया पर ही खबरें चलती रहीं। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद। मैं तो हैरान हूँ, आप लोग इतने सब मुझसे मिलते रहते हैं, आज तक कभी बताया गया, कभी कप्तानी के ऊपर कभी आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई? सो मेरी तो ये समझ नहीं आता कि स्पेकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है। टीम में वापस आने के लिए अपने खेल और फिटनेस पर मेहनत करता रहूंगा, आजम खान। उमर अकमल को चापलूसी की आदत नहीं, इसलिए वो सेलेक्टर्स की नजरों में नहीं आते, कामरान अकमल। मोहम्मद हफीज को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने एजाजी लाइफ मेंबर मुकर्रर कर दिया। न्यूजीलैंड ने दूसरा T20 मैच श्रीलंका को 9 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी के मीसम क्रिकेट ग्राउंड में रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला जारी। जवान जो खिलाड़ी हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ऐसे मौके देंगे कि यहाँ से लड़के खेल के जो है वो आगे पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर सकें। AFC विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर्स में पाकिस्तान को फिलीपीन के हाथों शिकस्त का सामना। वर्ल्ड कप फाते कप्तान मेसी को सऊदी क्लब से खेलने के लिए 400 मिलियन यूरो की पेशकश। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आपने देखी आज की टॉप स्टोरीज में कि ना सिर्फ हमने क्रिकेट को डिस्कस किया बल्कि साथ साथ फुटबॉल के हवाले से भी बात की, और रमज़ान ट्रॉफी जो मिसम रमज़ान ट्रॉफी है कि जहाँ पे GTV की और जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, तो रावलपिंडी में खेले जाने वाला रमज़ान ट्रॉफी हमने आपको उसके हाईलाइट्स भी दिखाई और उसको आज हम डिस्कस भी करेंगे। इसके हवाले से आपको एक पैकेज भी डिटेल में दिखाएंगे। लेकिन एक ऐसे प्लेयर ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया कि जिन्होंने बड़ी पाकिस्तान को सर्विसेज दी हैं, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी पाकिस्तान को सर्विसेज बड़े ऐसे तरीके से प्रोवाइड की हैं। जब विकेट कीपिंग की जरूरत पड़ी तो बतौर विकेट कीपर नजर आए, जब ओपनर की जरूरत पड़ी तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने के बावजूद उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारियां संभाली, और जब पाकिस्तान को बॉलिंग का आगाज करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बतौर मीडियम पेसर बॉलिंग का आगाज भी किया। अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरियां दोनों इनिंग में स्कोर करने वाले आमिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई, आप ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज जिस स्क्वाड का ऐलान किया पहले उस पर निगाह डालते हैं। ये इस वक्त स्क्रीन पे हमारे सामने स्क्वाड चल रहा है कि जहाँ पे T20 और वनडे दोनों टीमों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद जो है वो दोनों टीमों में शामिल हैं। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम की वापसी हुई, और वो प्लेयर जिनको आराम दिया गया था उन सब की यहाँ पर हमें वापसी होती नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये स्क्वाड है, ये बताइएगा आमिर भाई, आपने स्क्वाड देखा होगा और सामने इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रहा है, ये बताया कि किस हद तक आप इस स्क्वाड से मुतमईन हैं? असल में ये है कि अली भाई ये इनके पास यही टीम है, यही बच्चे हैं जो ये खिला रहे हैं। लेकिन मुझे क्योंकि जो जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, जो इनफॉर्म होता है बॉलर हो या बैट्समैन हो उसको जरूर चांस देना चाहिए। अब जैसे भी आप देखें उन्होंने T20 में जमान खान को डाला है, लेकिन वो उसमें नहीं है, अपना वनडे में नहीं है। आपको पता है इतना जबरदस्त बॉलर है वो, इस वक्त इतनी फॉर्म में है, वो मैच विनिंग बॉलर है, और उसका इतना मुख्तलिफ किस्म का एक्शन है। जिस तरीके से हमने देखा उसको थ्रू आउट PSL में और अभी शारजा में भी जाके खेला है, वो बहुत मुश्किल बॉलर है। उसको खेलना आम आदमी का काम नहीं है। और ये जो अभी मैं न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी देखा है, दोनों ही देखे हैं मैंने, वो टीमें मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं, स्पेशली इसमें जो T20 वाली टीम है। और मेरा ख्याल में एक तो ये इसको रखना चाहिए था। आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की है कि इतने जबरदस्त आपके पास 5, 7, 10 बॉलर्स दिए हैं, वो कहीं पर भी किसी वक्त भी आप खिला सकते हैं, और आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक तो मुझे इस चीज की है, दूसरा ये है कि आपने उसको मोहम्मद हारिस, यार ये मैच हरवाने वाला बंदा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि सेलेक्टर्स को क्यों नहीं नजर आ रहा, वो बंदे उस पर आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं। आपने शारजा, उसने आपको 3 मैच आगे लगवा दिए, अब आप फिर उसको आपने रखा हुआ है। आप ऑलरेडी आपके पास ओपनर है, आपने उसको साइम को भी रखा हुआ है, आपने मोहम्मद रिजवान को भी रखा हुआ है, उसने कप्तान ने भी ओपन करनी है। फिर ये जो मोहम्मद हारिस है, यार इनफ इज इनफ।
मुझे नहीं समझ आ रही कि आप उसको क्यों खिलाते जा रहे हैं, क्योंकि वो टीम आगे लगवाते, उसको खेलना ही नहीं आता। आप देखते हैं कि इस तरीके से क्रिकेट जो है, मैं तो जो स्कूल बॉयज होते हैं, अभी जो शारजा में खेला है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 6वीं 7वीं की टीम खेल रही है, उसको खेलना ही नहीं आता। फिर आपने एक लेजेंड डाल लिया, वो पुराना, वहां से सियालकोट से बुला के आपने हारिस को बुला लिया, हारिस सोहेल को। और मेरे भाई अगर इसी को डालना था तो इससे 1000 टाइम बेटर शुएब मलिक था। अगर आपने उसी एज का बंदा डालना था, उसी के लिए करना है, तो खुदा का वास्ता ऐसे ना करें। सर फिर शान मसूद किस तरह देख रहे हैं कि शान मसूद दोनों टीमों में शामिल है? कोई नहीं है ना, ये आप याद रखिएगा, जब आप मार खाते हैं, जब आप एक्सेस बैगेज कैरी करते हैं, एक्सेस बैगेज आपने कैरी किया हुआ है, जिसको अगर कोई नहीं खिलाना है, कुछ नहीं करना है, आप खाम हाँ टीम पे बोझ बने हुए हैं, और आपने 3 4 5 बंदे नए रखे हैं, ओके वो खेलें, ठीक है, नहीं खेलें, एक्सपीरियंस मिलेगा, वेरी गुड। लेकिन ये जो बंदे हैं जो आप कैरी कर रहे हैं यार, बस आप खुदा का वास्ता, ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरे 3 बंदे पूरे करने के लिए आपने फिर इन्हीं को घुसेड़ लेना होता है। मैं अभी जिन बंदों के नाम ले रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है कि आप देख रहे हैं। लेकिन आमिर भाई, मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा आपसे, इसमें और भी कुछ ऐसे नाम है, अगर पूरे ही करने हैं, जिस तरह आपने बैगेज की बात की, अगर बैगेज ही करना है तो फिर और भी ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आपने भी चांस दिया अफगानिस्तान की सीरीज में, उनको बतौर एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उनको आप स्क्वाड में शामिल कर सकते थे, अगर तो आपकी कंटेंशन में, अगर आप वो उनको आप समझ रहे हैं कि इन फ्यूचर वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, जब भी आपने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उनको शामिल किया, अब उनको एकदम से बाहर कर दिया और दोबारा पुराने प्लेयर लेकर आ रहे हैं, तो ये पॉलिसी पे थोड़ी सी हम जो है वो थोड़ी सी लोगों के सवाल उठ रहे हैं, और इस पे मैं जरूर आपसे बात भी करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं आमिर भाई के साथ। आमिर भाई, मुझे क्विकली जरा बता दीजिएगा कि अगर तो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में इस तरह आजम को आप लेके गए या और प्लेयर को लेके गए, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जिस तरह सीनियर प्लेयर को शामिल किया गया है, तो आजम वगैरह को स्क्वाड में रखते ताकि उनको एक्सपीरियंस मिलता? यार आपने अली बहुत खूबसूरत बात की है, यही हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं कि जिन लोगों को आप लेके गए हो, अगर उनको रखो यार, उनको एक्सपीरियंस हो, उन्होंने जो परफॉर्म किया है उनको कॉन्फिडेंस आए कि वो अभी बच्चे अभी इन्फॉर्म थे, ओके नहीं हुआ था, वहाँ पे प्रेशर लिया या जो भी था, हो जाता है, क्रिकेट है, इन लोगों को साथ रखें। इसी तरीके से दुनिया की टीमें बनती हैं। अली भाई, ये जो आपने बात की है ना, ये जो बच्चों को चांस दिया है, अगर उनको साथ रखते, भले वो ना खेलते हैं और कहीं भी चांस मिलता वो खेल भी जाते, इसी तरीके से जब आपको बैकअप मिलता है ना, उस वक्त आपकी टीमें बनती हैं। ऐसे ही नहीं है कि देखिए आपने आते ही वहाँ पे यहाँ पे लाहौर वाले जो अभी आप जो 5 6 7 आपने लड़के डाले हैं, अब उन्होंने अभी तो कोई क्रिकेट नहीं खेली PSL के बाद, और अब वो जो है एकदम से वो आप उसको उनको चेक करेंगे, अल्लाह खैर करेंगे कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल सही, वो जो बाहर बैठे, वो वहां पे भी बाहर बैठे हुए थे, यहाँ पे भी बाहर बैठेंगे, कल भी बाहर बैठेंगे, और आप देखें अब आपने उसको खिलाया, वो इनामुल हक को आपने शामिल किया है, ठीक हो गया, उसमें आपने वनडे स्क्वाड, वो आपका मेन प्लेयर है, आपको अच्छा खेलने वाला है, वो भी आपके साथ है। उसके बाद एक, मैं तो वो अभी तक उस हारिस सोहेल से बड़ा हैरान हो रहा हूँ मैं कि इनकी क्या सोच है, कैसे ये सिलेक्ट कर लेते हैं, किस तरीके से आप नया टैलेंट लाएंगे, किस तरीके से आप टीमें बनाएंगे। आपकी बात बिल्कुल टॉप, इसलिए आपसे एग्री हूँ कि वो जो लड़के थे जो बंदों को शारजा लेके गए थे, उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा आमिर, आप जो कह रहे हैं ना कि इसमें कुछ वजाहत भी दी हारून रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हारून रशीद साहब चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने क्या कहा है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। 3 बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं नेक्स्ट 1 ईयर में होने वाले हैं। एशिया कप से स्टार्ट होगा जो कि वनडे का इवेंट है, फिर वर्ल्ड कप है वो भी वनडे है, एंड देन आपका वर्ल्ड कप T20 का है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने जो है एक स्क्वाड डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर सकते। T20 की हद तक तो मे भी आप कह सकते कि हम कर सकते हैं, लेकिन वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा मुश्किल है कि हम बहुत ज़्यादा चेंजेस करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 वनडे मैचेस हैं। बाबर हमारा मेन कैप्टन है, और उसको सामने रखते हुए हमने उसकी पूरी मशावरत उसके साथ की है, और ये जो भी हमने टीम बनाई है इसमें पूरा कंसेंसस है, और किसी किस्म की कोई भी इसमें किसी की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, हर चीज़ के ऊपर प्लेयर्स को सामने रखते हुए डिस्कस किया कैप्टन के साथ, और उन्होंने उसके ऊपर एग्री किया। हैरान हूँ, आप लोग इतने सब मुझसे मिलते रहते हैं, आज तक कभी बताया कि कभी कप्तानी के ऊपर कभी आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई? सो मेरी तो ये समझ नहीं आता कि स्पेकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली मैं
अंडरस्टैंड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अपनी अपनी टीम बना के इस पर वो मीडिया पे शेयर कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा होता है। तो आई थिंक हर एक का अपना अपना स्वाद है, क्योंकि हम करीब बैठे हुए चीज़ों को देख रहे हैं, वेयर एज आप लोग आउटसाइड, यानी जितने भी जो एक्सपर्ट्स बाहर भी बैठे हुए हैं वो बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं। अब दुनिया भर में जो है हर टीम जो है हारती भी है, जीतती भी है, लेकिन वहाँ इतने इश्यूज़ नहीं क्रिएट होते जितने हमारे मुल्क में होते हैं, क्योंकि हमारा शायद माइंड सेट ही कुछ इसी किस्म का है। जी नाज़रीन, आपने सुनी हारून रशीद साहब की गुफ्तगू। आपने सुना कि उन्होंने ये कहा है कि जो है ये प्लेयर जो है इनको हमने ड्रॉप नहीं किया था, हमने इनको आराम दिया था, और इमाद वसीम के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है, और साथ साथ जो प्लेयर का कमबैक हुआ इसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो आपको लगता है कि पॉलिसी में जो सिलेक्शन की है उसमें कोई तसलसल है या गैर तसलसल नजर आ रहा है आपको इसमें? तो इस चीज की बात ही नहीं कर रहे कि आपने उन्हें रेस्ट दिया, ये सारी दुनिया को पता है आपने रेस्ट दिया, बिल्कुल ठीक किया आपने, उनको रेस्ट दिया, नए लड़के चेक किए, लेकिन उसके बाद उनको राइट वे आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, उनको बिल्कुल निकाल देते हैं, उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है। अब इतनी बड़ी सीरीज आ रही है आपके पास, वनडे और T20, उन बच्चों को कैरी करना, साथ रखे हैं, होम सीरीज है, आपको हल्की टीम है, आप उन्हीं से जीत जाते, ये जो पहले वाले हैं ना उन्हीं से ही, लेकिन उनको हम ठीक है, आपने जो बाकी बंदे रखे हुए हैं जिन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया, जैसे आपने शाह मसूद की बात की है, हारिस सोहेल को कहाँ उसने परफॉर्म किया, आपने उसको वापस बुला लिया, मुझे ये नहीं समझ आ रही। दूसरा बंदा जो है उसने कुछ करता ही नहीं और टीम को आगे लगवाता है, उसका नाम है मोहम्मद हारिस, आप उसको फिर आप कैरी कर रहे हैं। फिर ये है चलें वो आपने वनडे के लिए रख लिया शफीक अब्दुल्ला को, ओके चलें वो बच्चा जो है तो हालांकि उसकी इतनी ज्यादा फॉर्म नहीं है, लेकिन आप उसको भी कैरी कर दिया। लेकिन अच्छा, आप आजम खान को आपने बाहर बिठा दिया, आपने बाकी एक दो लड़के थे जो नए, और फिर मुझे तो ये है कि जो इनफॉर्म बॉलर्स हैं आप उनको भी चांस। ठीक है, ठीक है। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा कि अभी आजम की फिटनेस के वाले से बात हुई है, तो आजम की फिटनेस तो वैसा ही है, तो क्या आजम की फिटनेस पहले जब अफगानिस्तान के खिलाफ सिलेक्ट करे थे जब नजर नहीं आ रही थी, जब पहले उसको पाकिस्तान खिलाया जब नजर नहीं आ रही थी, जब वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया था मोहम्मद वसीम ने जब नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो वहीं का वहीं है जैसा था। अब इस पर दोबारा फिटनेस पे क्यों बात की जा रही है? बात तो ये डिसाइड कर लें कि पहले ये चीज देखें, दो चीजें होती हैं, एक फिटनेस होती है, एक स्लिम स्मार्ट होता है। आपको क्या चाहिए? दुनिया में सबसे मुश्किल और सबसे भारी भरकम जो लोग होते हैं वो होते हैं सोमो कुश्ती के पहलवान, लेकिन वो अपनी उस फील्ड में वो सुपर फिट होते हैं। अगर आजिम खान अपना सुपर फिट है, अपने रन कर रहा है, आपकी कीपिंग कर रहा है, हर चीज कर रहा है और 2020 में आपको बेहतरीन स्कोर करके दे रहा है, हर चीज है, उसकी वो ही फिटनेस है। और डेविड बोन भी मोटा था हर चीज, लेकिन उनके ये लोग अपने उस फील्ड में फिट थे। लेकिन अगर आपको स्लिम स्मार्ट चाहिए वो एक अलग चीज है, वो फिटनेस नहीं होती, उसको फिटनेस नहीं कहते, उसको आप कहते हैं कि आप। लेकिन आमिर भाई, आजम की फिटनेस पे बात हो रही है, मोहम्मद आमिर के लिए जो सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है कि आमिर को वापस लेकर आओ, अभी हारून रशीद साहब ने भी क्लियर किया कि उनको पहले सिस्टम में आना होगा, उनको डोमेस्टिक खेलनी होगी, तो ये आमिर की बातें कहां से उठना शुरू हो जाती हैं फौरन से? आप इस हक में हैं कि आमिर को वापस आना चाहिए? जो बातें हैं ना, ये अब ये सोशल मीडिया पे तो हर चीज आ जाती है, उसको देख के बंदा जो है वो अपने क्या उसको कहते हैं, अपने नए लड़कों के साथ ज्यादती करते। आपके पास इस वक्त उसकी कहीं पे जरूरत नहीं है। आप ये ज़हन में रखें कि आमिर मोहम्मद आमिर की अब नहीं है। अभी आपके पास अगर मैं 16 फास्ट बॉलर्स आपको गिनाऊं ना, आपके जो सिस्टम में है जो पूरी परफॉर्म कर रहे हैं और जो सब जिनकी 42 से लेके 50 तक की, 142 से लेके 150 तक की जिनकी स्पीड है, छोटी उम्र के हैं। अब पीछे चीजें मैंने वही कहा ना, आप क्या चाहते हैं? आप एक्सेस बैगेज कैरी करना चाहते हैं या आप टीम बनाना चाहते हैं? पहले तो ये डिसाइड कर लें, अपनी डायरेक्शन देखें। अच्छा आमिर भाई, ये तो भी मैंने आमिर के हवाले से बात की, मैं जरा कामरान अकमल से भी आपसे जानना चाहूंगा। अब जो है वो उमर अकमल के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और कामरान अकमल उमर अकमल के हवाले से जिन्होंने कभी भी उमर अकमल के लिए कभी कोई बात नहीं की थी, अब वो भी जो है उन्होंने भी बात करना शुरू कर दी है उमर अकमल के लिए। क्या कहा पहले वो सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जरा सुनाइएगा कि कामरान अकमल ने क्या कहा है उमर अकमल के हवाले से। सेठी साहब को ज़रूर सोचना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। 5-6 साल किसी प्लेयर्स के साथ ज्यादती होना मेरे ख्याल से बड़ा जुल्म है उस प्लेयर्स के साथ। मैं ये नहीं बात कर रहा कि उम्र की मैं बात कर रहा हूँ। T20 टीम जैसे अनाउंस की या उसको क्यों नहीं रखा, उस जिस नंबर पे उसने PSL में खेला, पिछली PSL भी जिन हालात में खेला और जैसे मौका दिया, जितनी बॉलें जितने ओवर्स रह गए सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही, जिस नंबर पे उसने खेलना उस नंबर पे पिछले 4-5 साल से हर लड़के को आपने खिला लिया और परफॉर्मेंस सबके सामने है, और आप इस वजह से ना खिलाएं कि वो लाइकिंग में नहीं है, या क्या नाम है, जैसे दूसरे प्लेयरों की आपने
एक हाइप बनाई हुई है, वैसे उसकी हाइप नहीं है, इसलिए क्योंकि वो टीम के लिए खेलता है, या वो मिलता अच्छा नहीं है, या आप लोगों को टाइम नहीं देता मिलता हुआ, या बात नहीं करता। ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जिस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है और इसमें ज़रूर इंसाफ करना चाहिए चेयरमैन साहब को और सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है हारून भाई, उनसे और रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सोचें। अगर कोई कहेगा कि भाई हो के भाई की बात कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादती कर रहा है ऐसी बात करते हुए। परफॉर्मेंस को सामने रखना चाहिए। परफॉर्मेंस पाकिस्तान कप की है, परफॉर्मेंस है PSL की, जिस नंबर पे आके जितने ओवर्स हैं, जैसे वो खेला, टीम के लिए खेला, ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसे टीमें बनती हैं और ऐसे टीमें ऊपर भी जाती है, क्रिकेट भी ऊपर जाती है, तो मेरे ख्याल से ये सीरियसली सोचना चाहिए। आपने कामरान अकमल को भी सुना कि वो भी उमर अकमल के हवाले से कह रहे हैं कि उनकी टीम में जगह बनती है, उनको टीम में शामिल होना चाहिए। आपकी दानिश में उमर अकमल की जगह बनती है उनकी फिटनेस को, उनकी फॉर्म को देखते हुए? देखिए एक तो सिंपल सी बात है कि ये अगर तो आप टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाएंगे तो जिस लोगों ने परफॉर्मेंस की है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनको खिलाएं, और उनकी एज भी है और आपको टीम भी बनती है। और अगर आप वापस ऐसे ही करना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर हो गए या खत्म हो गई, जिनकी क्रिकेट मैच में तो खत्म हो गई है जिनको, अगर दोबारा उनको आप रखना चाहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं चल सकते, आप कभी भी अच्छी टीमें नहीं बना सकते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस वक्त आपको बहुत जबरदस्त क्रिकेटर्स मिले हैं, आपकी PSL इतनी स्टैब्लिश हुई है, आपको बहुत आला किस्म का टैलेंट मिला हुआ है और आपके पास इस वक्त 2 टीमें आपकी बड़ी इजी बन जाती हैं। और ये इस वक्त आपको बड़ा अच्छा चांस है। अगर आप थोड़ा सा बॉक्स से बाहर निकलेंगे तो आप बिल्कुल जो है एक अच्छी टीम्स बना लेंगे। दोनों छोड़ दें पहले जो थे, अभी इसका मतलब ये हर किस नहीं है, वो कोई क्या है उसको कहते हैं, कोई बुरे क्रिकेटर नहीं, वो बहुत खेल लिया बड़े हैं, अब आपके पास आगे चलना है। अच्छा आमिर थोड़ा सा वक्त महदूद है, 2-3 क्वेश्चन करूंगा क्विकली, मुझे इसका रिस्पांस आपसे चाहिए होगा। एक तो उन्होंने उमर अकमल ने के हवाले से ये भी कहा कामरान ने कि वो चापलूस इंसान नहीं है। आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे, क्या चापलूसी भी एक क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होने का? वो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारा एक इंतहादी निशान है। इसके अलावा इसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं पाकिस्तान में कर सकते किसी भी डिपार्टमेंट में। मैं तो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस जगह की बात कर रहा हूँ। ये जो खुशामदी टोला होता है या खुशामदी लोग होते हैं, ये हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर जगह पे होते हैं और ये हमारे कल्चर में घुस गया हुआ है ये स्टाइल जो है। और सही मेरिट के खातिर यही लोग हैं, के बगैर आप नहीं चल सकते। बिल्कुल अब सही। सवाल ये है कि जो सामने खड़ा हुआ है, जो सिलेक्ट हाथ में सिलेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक पॉलिसी होगी, उन्होंने टीम सेलेक्ट की होगी। 2-4 जैसे मैंने जिनके नाम लिए वो, क्योंकि मैं उनकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, बड़े पहले से देख रहा हूँ, इन लोगों को जानता हूँ, मुझे पता है कि इनके अब मुझे नहीं पता उन्होंने शामिल कैसे किया है। आपने जो भी बात की, हमने की, जो बंदे अभी ठीक है। अच्छा आमिर भाई, आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हर सीरीज में जो अभी नजम सेठी साहब ने कहा, हमने बाबर को बुलाया, उनसे हमने बात की कि कप्तान आप ही हैं, आप ही रहेंगे, तो हर सीरीज में ये बात करने की जरूरत क्या है कि वंस यू हैव डिसाइडेड योर कैप्टन इज बाबर आजम दैट ही हैज टू बी कैप्टन द पाकिस्तान टीम, तो ये बार बार बुला के बाबर को ये कहने की जरूरत पड़ती क्यों है? ये तो सवाल ही बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल तो सही है, होना ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कप्तान अनाउंस कर दे, वही है, बस उससे टीम भी डिस्कस करें और अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसीज बताएं, उनको सुने, उसकी सुने, क्योंकि उसने लड़ना है टीम के साथ। बस ये नहीं कहना चाहिए, इससे ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना बंदे का वो जो है ना खराब होता है कि यार ये मैं, इसका मतलब है कि अगर मैं आज मुझे कप्तान में तो कल हो सकता है मुझे हटा दें या बटा जो भी होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुझे नहीं पता उन्होंने किस सेंस में बात की सिख साहब ने, लेकिन वो शायद प्यार से बात की होगी, उनका कोई ये मकसद थोड़ी होगा कि उसको बाबर कराना कि भाई हम आप ही कप्तान हैं और मेरा हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने तरावी के बाद हमारे लिए शो के लिए वक्त दिया, हमसे गुफ्तगू भी की, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामला को डिस्कस किया। पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर ने कि जो पाकिस्तान को हम वक्त हमेशा दस्तियाब रहे, जिस हैसियत में भी पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत पड़ी। बहुत अरसा खेल सकते थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन चंद नागुज़िर वजूहत की बुनियाद पर ज़्यादा नहीं खेल सके, लेकिन बहुत बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और आज आपको इनकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो गया होगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी और मजीद क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मुद्दों के हवाले से। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि रमज़ान आते ही पूरे पाकिस्तान में रमज़ान क्रिकेट का फीवर अपने उरूज पर होता है। पहले रमज़ान क्रिकेट सिर्फ कराची में खेली जाती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान क्रिकेट का जो दायरा कार है ये वसी हुआ और रावलपिंडी तक और इस्लामाबाद तक ये क्रिकेट पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता साल भी एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट खेला गया मीसम रमज़ान ट्रॉफी कि जिसमें कई ऐसे क्रिकेटर्स थे कि जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज के जौहर दिखाए और फिर वो कश्मीर प्रीमियर लीग में हमें इन एक्शन नजर आए, परफॉर्मेंस देते नजर आए और उनमें से कुछ जो है फिर पाकिस्तान सुपर लीग तक भी पहुंचे और पूरी दुनिया ने उनके टैलेंट को फिर सराहा भी और उनके टैलेंट को परखा भी। ऐसे ही एक और टूर्नामेंट इस वक्त खेला जा रहा है मीसम रमज़ान ट्रॉफी के, जहां पर दूसरे एडिशन में भी प्लेयर्स जो है अपने परफॉर्मेंसेस के जौहर दिखा रहे हैं और साथ साथ उनकी फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हो रहा है। GTV की हमेशा से कोशिश होती है, जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और खेल और खिलाड़ियों को सामने लेकर आए कि जिनको लोग शायद इतना नहीं जानते और हमारी स्क्रीन के जरिए उनकी कारकर्दगी को लाइमलाइट में लाया जाए। ऐसी एक कोशिश की है जी स्पोर्ट्स ने एक मरतबा फिर मैसम रमज़ान नाइट ट्रॉफी। रावलपिंडी के मैसम क्रिकेट ग्राउंड में रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला। टूर्नामेंट के तीसरे रोज भी टीमों ने एक दूसरे को जेर करने के लिए खूब जोर लगाया। खिलाड़ियों ने अपनी बरक रफ्तार गेंदबाजी और बल्लेबाजी का टैलेंट दिखाया। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। यंग टैलेंट जितने भी हैं लोग, मैं तो उनको कहूँगा कि वो इस मौके को ज़ाया ना करें, यहाँ पे आएँ, अपनी गेम शो करें। यहाँ पे नौजवान जो खिलाड़ी हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ऐसे मौके देंगे कि यहाँ से लड़के खेल के जो है वो आगे पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर सकें। GTV न्यूज़ भी बहैसियत मीडिया पार्टनर पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल को अपनी शायकीन तक पहुँचाता रहा है। कैमरामैन अंजुम के साथ फैसल अब्बास, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आपने मैसम रमज़ान ट्रॉफी देखी और पूरे पाकिस्तान में इस तरह मैंने कहा कि रमज़ान क्रिकेट जब होती है तो उसका फीवर पूरी तरह से उरूज पर होता है, लेकिन साथ साथ जो दीगर खेल हैं वो भी रमज़ान में उनकी रौनक उरूज पर होती हैं। और ऐसे ही एक खेल है फुटबॉल कि जो न सिर्फ क्लासेस बल्कि मासेस में जो बहुत मकबूल है। और इन दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान टूर्नामेंट नया नाज़माबाद में खेला जा रहा है और उसको पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच नासिर इस्माइल साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आरिफ हबीब साहब, समद हबीब साहब, तलहा और मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर। और एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट खेला जा रहा है कि जहां पे प्राइज मनी भी बड़ी ज़बरदस्त है और साथ साथ जो डिसिप्लिन पे भी कोई समझौता नहीं। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था नासिर इस्माइल ने, और इस साल भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए कि जहां पे शायद कोई और ऑर्गेनाइजर होता तो डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ कर जाता, लेकिन नासिर इस्माइल साहब की शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ डिसिप्लिन पे नहीं किया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच नासिर इस्माइल साहब ने। खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप सलमान भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा नासिर भाई कि इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेला जा रहा है, आप उसको जो ग्रास रूट पे फुटबॉल को प्रमोट करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, कम वक्त में ज़रा ज़्यादा तफसीलात बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को। सर सीजन 3 है ये रमजान का 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैंगी और प्रोफेशनल टीमें सारी जिन्होंने पाकिस्तान से पूरे प्लेयरों को हायर किया है यहाँ पे। और पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये वाइड टूर्नामेंट होता है रमजान का कि जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। और हमारे सेमीफाइनल स्टेज तकरीबन 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसके अंदर FC कराची है जिसमें 5-4 फॉरेनर्स खेल रहेंगे। उसके अलावा शफी मोहम्मदन है वो क्वालिफाई कर गई है, लियारी की टीम है। और एक बड़ी एनर्जेटिक टीम है कम्युनिटी की बंगाली टाइगर्स, उसके साथ तकरीबन कुछ 6 से 7 हज़ार क्राउड जो है वो आता है ग्राउंड में और बड़ा एंजॉय करता है। तो बस एक टीम ने आज का मैच के बाद क्लियर हो जाएगा कि अब्दुल FC या मधु मोहम्मदन में से कौन क्वालिफाई करेगा, शाहिद मेमोरियल, तीनों में से। अच्छा टूर्नामेंट की बड़ी हाइप बनी हुई है क्योंकि गवर्नर सिंध कामन टिसोरी साहब भी यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे, तो ये जो हाइप बनी है इस टूर्नामेंट की, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि कितना आपको रिस्पॉन्स मिला? अच्छा है बहुत ही इसकी हाइप इस वजह से कि पूरे रमजान आपको पता है कि लोग तरावी के बाद फ्री होते हैं, तो हमने बिल्कुल ये एंटरटेनमेंट तरावी के बाद रखी है और तमाम लोग अपने कामों से फ्री होके तरावी नमाज से हर चीज़ से फारिग होके ग्राउंड आते हैं। जहाँ तक बात है गवर्नर साहब की, तो जब वो आए थे तो मैंने उनकी क्लिप्स काफ़ी देखी थी सोशल मीडिया पे कि वो हर जगह ग्राउंडों पे गली मोहल्ले में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप इतनी अच्छी जो है बॉल बैट के साथ हिट लगा रहे हैं, अगर हमारी फुटबॉल को भी किक लगा के ज़रा बताए तो मैंने
शानदार तरीके से किक की, वो के थोड़े से डिसबैलेंस जरूर हुए क्योंकि शूज का इशू होता है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन किक लगा के जो है वो तमाशाइयों से दाद भी वसूल की और फिर उन्होंने ग्राउंड में जाके पूरे तमाशा से चक्कर लगा के मुलाकात भी की। ठीक है, अच्छा आप तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आपने गवर्नर साहब को भी फुटबॉल खिला दी, लेकिन ये पाकिस्तान की फुटबॉल में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की टीम जो है वो मालदीव की जूनियर टीम से हार गई है। कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की टीम अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? जब तक हम अपने मटेरियल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं करेंगे, प्रोफेशनल लीग का अनाउंस नहीं करेंगे, उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि मालदीव में, मैं समझता हूँ कि शहजाद अनवर को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो डियास्पोरा नाम का जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन बेस्ड प्लेयरों का, उनसे जान छुड़ाएं। उनको अगर बुलाना है बिल्कुल बुलाएं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो यहाँ पे पूरा कंडीशनिंग कैंप करें, हमारे लड़कों के साथ यहाँ पे पूरा महीने का कैंप करें, उसके बाद टीम में का हिस्सा बने, हमें कोई इशू नहीं है। वो डायरेक्ट 2 दिन पहले ग्राउंड में आते हैं और आके लड़कों के साथ खेलते हैं, तो ये तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। ठीक है, अच्छा विमेंस में क्या हो रहा है कि विमेंस में भी हमने देखा कि अभी जो पाकिस्तान की विमेन प्लेयर थी उसने बड़ी जबरदस्त किक लगाई साइड से और उसने गोल बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन जो नताइज हैं फिर वैसे के वैसे ही इंडिविजुअल हमें विमेंस भी अच्छा खेलती नजर आ रही है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर आ रही है, लेकिन एज ए टीम हमें विमेंस फुटबॉल में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। और आज भी जो मैच है खेला गया उसमें भी कोई कारकर्दगी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। because of the violation of the coach criteria from the हारून मलिक साहब। हारून मलिक साहब ने कोच क्राइटेरिया की एफसी फीफा की धज्जियां उड़ाई हुई हैंगी। एक बी लाइसेंस आदमी को उन्होंने जो है, जिसका डोमेस्टिक सर्किट में किसी भी टीम के साथ नेशनल टीम इवेंट में जो हमारा डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं उसमें किसी से ताल्लुक नहीं है, एक आदमी को जो एकेडमी लेवल का कोच अंडर 14-16 का जो कि सिर्फ कनाडा में काम करता है, उसको ला के नेशनल सीनियर टीम दे दी है जो कि बी क्वालिफाइड है। जबकि जो कंडीशन है एएफसी फीफा की, वो प्रो लाइसेंस होल्डर कोच जो है वो पाकिस्तान की या किसी भी मेंस या विमेंस की सीनियर टीम का कोच हो सकता है, और गोलकीपर कोच लेवल 1 या लेवल 2 गोलकीपर होना चाहिए, जबकि जो एहसानुल्लाह है वो भी सी लाइसेंस है ओनली। तो ये जो कोचिंग स्टाफ का लैकिंग है। लड़कियां हमारी जो बच्ची हैं वो बहुत माशाल्लाह शानदार खेल रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक शानदार कोच की। अगर एक फॉरेन बेस्ड कोच इस टीम के साथ अटैच हो या एक क्वालिफाइड कोच इस टीम के साथ एक्सपीरियंस अटैच हो, तो इस टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नासिर भाई आखिरी सवाल है कि सऊदी अरब हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जब जब पाकिस्तान को किसी भी किस्म की ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो सऊदी अरब हर मुमकिन कोशिश करता है और ताउन भी करता है। फुटबॉल में भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने रोनाल्डो को हायर किया, अभी मैसी को हायर करने की बात हो रही है बड़ी खतीर रकम के एवज। तो क्या हम सऊदी अरब से इस हवाले से मदद नहीं ले सकते हैं कि हमारे फुटबॉल को बेहतर करने के लिए वो अपने कुछ कोचेस भेज दे या हमारे कुछ कोचेस को वहाँ बुला के उनको ट्रेन कर दे? क्योंकि क्रिकेट में तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, पहले नदीम बाबर वहाँ पे रियाज क्रिकेट को देख रहे थे, अब यहाँ पे कबीर खान चले गए, तो क्या इस तरह से हम कोई इंतजामात नहीं कर सकते हैं? वाले उस सूरत में कि जब एक प्रॉपर 4 साल की इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर हो, उस वक्त ये सारी चीजें पॉसिबल है। क्योंकि हारून मलिक साहब ने अपना एक बिल्कुल सर्कल बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने तमाम लोगों को, कोचेज हो, रेफरीज हो, जितने भी लोग हैं उनको सबको सियासी बना दिया है। ठीक है, और सिर्फ वो मम्मी डैडी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा बाकी ये कि आप ये देख लें हमारा कल्चर, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा ले तो कितने लोग हैं कि जो हमारे जो बेचारे लिटरेट नहीं है, वो कितने लोग इंग्लिश समझते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर, इनको ये चीज खत्म करनी पड़ेगी और इनका काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन करा के घर जाना, उसके बाद जो इलेक्टेड बॉडी आएगी वही तमाम चीजें कर सकती है। अदरवाइज हारून मलिक साहब तो फुल फेवरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनका और कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नासिर इस्माइल साहब आप हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, और अब इंटरनेशनल फुटबॉल के हवाले करने के लिए मेरे साथ एक और जबरदस्त फुटबॉल एनालिस्ट मौजूद हैं, अली तैयब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अली, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त दिया। ये अभी जो फुटबॉल में एक ऑफर हुई है मैसी को, रोनाल्डो के को देखते हुए, इस ऑफर को किस तरह देखते हैं, और इससे जो सऊदी अरब में फुटबॉल है और जो खित्ते में फुटबॉल है, इसको कितना ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोशन मिलेगा? देखिए, ये जो मिडल ईस्टर्न पैसा जो आया हुआ इस वक्त इंटरनेशनल फुटबॉल में, जिस क्लब के लिए लियोनेल मेसी भी खेलते हैं, PSG, जिसमें खबरें आ रही हैं कि ही इज गोइंग फॉर अ डिवोर्स विद देम, वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से ही इज नॉट दैट हैप्पी, और अब वो रोनाल्डो की तरह एक लुक्रेटिव ऑफर ले लेंगे। देखिए, सऊदी अरब की एक अपनी विजन 2030 है डेवलप करने की, और उसमें स्पोर्ट्स इज द फोकल पॉइंट ऑफ दैट। रोनाल्डो को भी लेकर आना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी लीग में, वाज अ पार्ट ऑफ दैट। एंड अब लियोनेल मेसी को भी अगर उधर वो आ जाते हैं और उनको उधर खिलाते हैं, तो
आपके सामने अभी कतर का वर्ल्ड कप हुआ था नवंबर में, मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड कप हुआ, इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसके आगे अगर हम देखेंगे सऊदी अरब जो है उसने भी जो है 2030 की बिड की हुई है, नेक्स्ट 2030 की बिड की हुई है वर्ल्ड कप के लिए अलॉन्ग साइड इजिप्ट एज वेल। तो अगर वो सऊदी अरब को मिल जाता है तो फिर आप ये देखेंगे फुटबॉल का जो उनका एक ख्वाब है जो कतर कर रहा था, कतर में आप देखें उन्होंने वर्ल्ड कप भी कराया और PSG की भी ओनरशिप उन्होंने ली हुई है जो कि एक फ्रेंच लीग का एक बड़ा टॉप क्लब है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सऊदीज आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, दे आर डूइंग इट इन देयर ओन टर्फ, अपनी लीग को डेवलप कर रहे हैं और उन प्लेयर्स को जो है वो अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं। और अब क्योंकि मेसी ने अपने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया तो आई फील कि ये उनके लिए एक अच्छी मूव होगी, जैसे रोनाल्डो ने भी किया, एक बहुत लुक्रेटिव मूव होगी कि अगर वो ऐसे कर लेते हैं। इसमें दोनों पार्टीज का फायदा है, देखें सऊदी अरब का भी फायदा है और मेसी का भी फायदा। अच्छा, मेरे पास 20 से 25 सेकंड है, मुझे क्विकली बता दीजिएगा। अभी नासिर इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो फुटबॉल है उसका ड्रॉबैक ये है कि फॉरेन प्लेयर जो हम पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट करते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिनल के प्लेयर, तो ये ओरिजिन के प्लेयर, तो ये बताएंगे उनकी आमद से क्या फुटबॉल डैमेज हो रही है? क्योंकि नासिर इस्माइल साहब का मौक़िफ़ ये है कि 2 दिन पहले वो ज्वाइन करते हैं, वो जेल नहीं हो पाते प्लेयर के साथ। जी बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ जो सबसे बुनियादी मसला वो डोमेस्टिक सेटअप है, वो बिल्कुल आपका जो है फुटबॉल में एग्जिस्ट नहीं करता। और किसी भी कौमी टीम को या मुल्क में जो बुनियादी चीज़ है उसको, फुटबॉल को या किसी भी खेल को डेवलप करने के लिए आपको डोमेस्टिक सेटअप जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और हमारे यहाँ आई एम सॉरी बिल्कुल भी जो है कोई किसी भी ना डिपार्टमेंटल सतह के ऊपर ना क्लब लेवल की किसी भी सतह पे जो है हमारे मुल्क में सिवाय क्रिकेट के किसी और खेल का डोमेस्टिक सेटअप बिल्कुल मौजूद नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अली तैयब हमारे साथ मौजूद थे और फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे थे। आज हमारे शो में आमिर मलिक साहब भी मौजूद थे, नासिर इस्माइल साहब और अली तैयब, तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी डिस्कस करें और आज फुटबॉल के हवाले से बड़ी खबर थी, इसीलिए हमने नासिर इस्माइल साहब और अली तैयब साहब को अपने शो में बज़र टेलीफोन कॉल मदऊ किया। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।